एक जो भारतीयों की टेंडेंसी है कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है, खाते पीते घर का है, या हम तो हंसते खेलते घर के हैं, ये मोटा नहीं है। आप किस बच्चे को कहेंगे कि ये बच्चा मोटा है? ये कहना कि मेरा बच्चा हेल्दी है गलत है। इसे रेड फ्लैग साइन समझें और जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को कनेक्ट करें। 60% 65% तक फैटी लिवर हो सकता है। अगर गर्दन बच्चे की काली है, उसे मैल मत समझिए। स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए मैं समझाती हूँ। 5 कारण क्यों बच्चों में मोटापा हो रहा है। स्क्रीन और मीठा दोनों एडिक्शन है। घर में एक मासूम पैदा हो तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसकी सेहत लंबी हो, उम्र अच्छी हो और उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब सीरियस समस्याएं आ जाती हैं, जो धीरे धीरे समझ में आती हैं, तब जरूरत पड़ती है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की प्रेसिडेंट भी हैं। मेदांता में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस को भी देख रही हैं। जाहिर है जितने भी सीरियस मामले आते हैं लिवर हेल्थ से जुड़े हुए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ से जुड़े हुए, वो डॉक्टर नीलम मोहन के पास आते हैं। आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा पैदा होगा तो उसको कोई सीरियस एलिमेंट तो नहीं होगी, छोटा मोटा जॉन्डिस जिसे हम मान लेते हैं कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। आपके पास कितनी बार ऐसा होता है कि नियोनेट्स आते हैं सीरियस प्रॉब्लम और सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ? राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमेशा सपने साकार होते नहीं है। सो शायद कहते हैं कि बनाने में या किसी तरीके से गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों में जो अधिकतर जैसे न्यूबॉर्न में प्रॉब्लम है, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो प्रीटर्म इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो बच्चे टाइम से पहले होना, NIUGR पैदे होना, लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर साइज। तो मैं अभी इनको छोड़ देती हूँ कि अगर कोई प्रीटर्म, IUGR, इन्फेक्शंस, ये इनको छोड़ देती हूँ। इनको छोड़ने के बाद दूसरा मुद्दा उठता है कि पैदाशी बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक कमी हो, जिसका मतलब कि आपके शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन के लिए आपके एंजाइम्स की कमी हो गए। जैसे A+B+C=D बनाना है, तो अगर मेरे पास A+B और C की जगह E आ गया तो वो मेरा D नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही थी कि कुछ कमी होने के कारण वो स्ट्रक्चर और वो काम नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक कमी। ये कमियां क्यों होती है, इसको हम यूजुअली जेनेटिक हेरिडिटरी जब मैं बोलती हूँ तो पहला सवाल सब कहते हैं अरे नहीं हमारे खानदान में नहीं है, तो वो भी सही है। हेरिडिटरी मतलब आना, जेनरेशन, लेकिन जेनेटिक जरूरी नहीं है जेनरेशंस में हो। तो आपको जेनेटिक बीमारी होती है क्योंकि वो एक म्यूटेशन, मतलब कि वो जीन थोड़ा सा म्यूटेट हो जाता है, गलत सा बन जाता है। तो हो सकता है कि पहली बार आपको ये प्रॉब्लम आई हो फैमिली में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेरिडिटरी एंड जेनेटिक कॉज। तो ये हो गया। तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि एक नवजात बच्चे को सबसे ज्यादा कॉमन क्या प्रॉब्लम है, तो मैं लिवर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमनेस्ट बीमारी बिलियरी एट्रीसिया, मतलब कि पैदाशी पित्त की नली नहीं बनने के कारण पित्त नहीं उतर पा रही है, और ये काफी कॉमन है। ऑलमोस्ट 20-30 हजार में एक बच्चा इस तरीके से हो सकता है जिसकी पित्त की नली ना बनी हो। इसीलिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सब सुनने वालों को है कि सब बच्चों में पीलिया हो जाता है, और हम कहते हैं कि चिंता की बात नहीं। बच्चे के जब पेट के अंदर, मदर के अंदर होता है तो उनको खून ज्यादा रहता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा रखना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सर्कुलेशन में कम रहती है। लेकिन जब वो बाहर आता है बेबी, तो ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से हीमोग्लोबिन टूटता है। जैसे हीमोग्लोबिन टूटेगा तो वो पित्त के बिलिरुबिन बन के बाहर पेशाब के जरिए निकलेगा। तो वो जॉन्डिस है। इसीलिए वो बच्चों में जॉन्डिस नॉर्मल होता है। इसीलिए नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये नॉर्मल है। बच्चे को पीलिया हुआ, ज्यादा हो गया तो आपको फोटोथेरेपी, लाइट्स में डॉक्टर रखते हैं। लेकिन जो मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ कि
कोई भी नवजात बच्चे को अगर पीलिया हो जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो और उसके साथ मल मतलब कि पोटी का कलर हल्दी जैसे पीला ना हो, हल्का हो, पीला भी हो लेकिन डार्क एकदम ना हो, या पेशाब का धब्बा कपड़े पे पड़ रहा हो, तब उसे बिलियरी एट्रीसिया हो सकता है। और ये क्योंकि इतना कॉमन है और हमारे देश में इसकी जागरूकता बहुत कम है, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम, जब तक इतना हल्दी जैसे पीला ना हो, लाइट येलो भी अगर मल हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि हमें इसकी बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट करें। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन 1.5 से ज्यादा हो, 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कितने दिन तक का जॉन्डिस नॉर्मल माना जाना चाहिए कि सबको ही हो जाए? तो वो यूजुअली 5-7 दिन हम कहते हैं, बट यस कभी कभी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते जा सकता है। बिलियरी एट्रीसिया एक सीरियस लिवर प्रॉब्लम है, क्या उसमें सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है? Excellent question. In fact, worldwide, the commonest cause of liver transplantation in children is biliary atresia. लेकिन अगर biliary atresia की डायग्नोसिस में जल्दी बना पाओ, दैट मीन्स अगर वो बच्चा 3-4 हफ्ते में ही मुझे पता चल जाए, तो हम एक बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, मतलब लिवर से आंत के अंदर एक बाईपास बना दिया, प्रोवाइडेड शर्त ये है कि लिवर काम कर रहा हो और लिवर खत्म ना हो। क्योंकि बच्चे देर से आते हैं तो वो लिवर सिरोसिस में चले जाता है। जब लिवर सिरोसिस चले जाता है तो ये बाईपास भी काम नहीं करेगा। ओके, यानी फिर एक ही ऑप्शन है ट्रांसप्लांट। ओके, बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट बड़ों से अलग होता है या सेम चैलेंजेस सेम सिनेरियो? नहीं, बहुत अलग होता है। इनफैक्ट सब सोचते हैं कि बच्चे एक मिनिएचर अडल्ट है, लेकिन अगर एक बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट आपको सक्सेसफुल करना है तो एक जैसे टीम की जरूरत है। तो एक प्रॉपर जो सर्जन है उसको बच्चों के ट्रांसप्लांट कितने करे, एक्सपीरियंस कितना है वो जरूरी है, क्योंकि बच्चों की जो आर्टरी एंड वेसल 1-2 मिलीमीटर की हैं, तो उनको स्टिच करने के लिए आपको केयरफुल एंड माइक्रोस्कोप, छोटे बच्चों में, थोड़े बड़ों में बिना माइक्रोस्कोपिक भी सर्जरी कर लेते हैं। सेकंड, एनेस्थेटिस्ट को एक्सपीरियंस होना। थर्ड, एक हेपेटोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट जो बच्चे को कब ट्रांसप्लांट की जरूरत है वो सही समझे ना। कहते हैं कि फल जब नीचे गिरे ना कच्चा गिरे ना बहुत पक्के गिरे, सही टाइम पे नीचे आए, उसी तरीके से एक हेपेटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है, ना लेट हो ना जल्दी हो, राइट टाइम पे ट्रांसप्लांट। ये सोचते हैं लोग कि नहीं 10 किलो का बच्चा हो जाए या बड़ा हो जाए, ये गलत है। इट इज अबाउट द एज। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो वर्ल्ड का यंगेस्ट बेबी जो हमने ट्रांसप्लांट किया था, लाइटेस्ट बेबी, वो था 2.3 kg का। तो मगर अगर 2.3 kg एक बच्चे का वेट हो जो 6 महीने का हो तो वो बिल्कुल सक्सेस रेट कम रहेगा, क्योंकि वो मैलनरिश्ड है, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कमजोर था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा टाइम से बढ़ नहीं रहा है, दैट मीन्स आपका लिवर काम नहीं कर रहा और आपका वेट भी नहीं बढ़ रहा है साथ साथ, तो रुकने का मुझे कोई फायदा नहीं। फिर तो जितना ज्यादा रुकती जाए, कहते हैं कि आप एक खाओ तो जब लिवर काम नहीं कर रहा है तो एक लगेगा आपको, लेकिन अगर लिवर ही काम नहीं कर रहा है, पीती नहीं है, डाइजेशन आपका खराब है, फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो आप एक खाओ तो शायद आधा भी ना लगे। तो इसीलिए मुझे 1.5 गुना देना है, और अगर वो बच्चे का पेट बढ़ रहा है तो मैं किस तरीके से दूं, तो वो प्रॉब्लम चैलेंजेस बन जाती हैं। तो इसीलिए बच्चे के ट्रांसप्लांट में चैलेंजेस में सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और अब आगे जाके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। अगर पित्त की नली में कुछ रुकावट आई है तो मैं उसको किस तरीके से ठीक करूंगी, तो हम लोग स्किन से ही एक रेडियोलॉजिस्ट जो कैमरे के नीचे ही वायर डाल के करेंगे, तो वो रेडियोलॉजिस्ट को भी छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस रहा। पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जब करते हैं बच्चे में किसी भी एज ग्रुप का लिवर लगाया जा सकता है?
यस, तो क्या होता है, लिवर एक लोब है, वेट शेप्ड ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, उसमें ब्रेड के जैसे ऐसे कटता है, वो ऐसे नहीं कटता है, तो लोब्स जैसे, तो इसीलिए भगवान ने हमें लिवर ऐसे लगता है एक दिया, लेकिन वो 2 से ज्यादा है, तो 2 किडनी 2 आंखें, लेकिन लिवर भी 2 के बराबर, मतलब कि आपको एक्चुअली 60% लिवर 60 to 70% ज्यादा है, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द लिवर। लिवर झटके से खराब भी हो सकता है, तो इसीलिए कोई भी एक बड़ा, ऑफ कोर्स 18 to 55 ईयर्स के बीच में लिविंग एक जीता हुआ आदमी अपना एक पार्ट का लिवर किसी को, बच्चे को दे सकता है या बड़ों को, पिताजी वो को दे सकता है, बट रिलेटेड, इसे हम कहते हैं लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट, जो हम ग्लोबली बहुत फेमस है, ईस्ट इंडिया एंड जापान, कोरिया, ये करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूके या यूएसए, वहां पे कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें एक ब्रेन डेड बच्चे का, मतलब या बच्चे या बड़े, तो जब बच्चा होता है तो फिर पूरा आप लगा देंगे बच्चा, ब्रेन डेड का बच्चे का पूरा, या अगर कोई बड़ा है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक राइट साइड बड़े को दे सकते हैं, लेफ्ट साइड छोटे को दे सकते हैं। तो आपने एक ये क्वेश्चन किया, तो मेरा दूसरा मैसेज कि प्लीज जो इंसान की डेथ होती है उनके रिश्तेदारों को और हम सबको ये जागृति करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन कहते हैं द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर डू इन लाइफ इज ऑर्गन डोनेशन। ये हर जगह, हर संस्कृति, हर एक जगह लिखा है, हर रिलीजन में लिखा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, एवरीवेयर, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऑर्गन डोनेशन अगर हमारे इंडिया में बढ़ जाए तो हमें लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेन डेथ मीन्स किसी कारण से कुछ ब्रेन ट्यूमर हो गया, रूट ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या झटका हो गया, जिसमें जो लोअर ब्रेन स्टेम है उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, बट आपका हार्ट अभी चल रहा है, तो ऑर्गन्स अभी थोड़ा टाइम तक चल रहे हैं सर्कुलेशन, दैट इज द पर्सन हु इज बेस्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन। बट इसके रूल्स है, क्लॉज है, ऑर्गन डोनेशन मतलब 100% वो डेथ है, लेकिन वो डेथ में ब्रेन स्टेम की डेथ हुई है, तो आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। एक होता है कोमा, इसमें कंफ्यूजन ना रहे, कोमा का बंदा आप बोलते हैं वेजिटेबल है, कोमा में पड़ा है 10 साल से, वो ब्रेन डेड नहीं है। ब्रेन डेड और कोमा में ये फर्क है कि कोमा में अभी भी ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन डेथ में जो हम क्लिनिकली पुतली नहीं चलना, डॉल्स आई, सांस नहीं ले पा, सो हम उसको बोलते हैं एपनिया टेस्ट, आप सांस नहीं ले पाते हो, सो देयर इज, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन डेड। और ईजी जब हम करते हैं फ्लैट होता है। 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे का ऑर्गन डोनेशन, यानी ये बता रहा है कि उम्र जरूरी नहीं है आपकी क्या हो। हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि जो परिवार वाले हैं वो बाद में कंसेंट नहीं, यानी अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, उसके लिए लोगों को थोड़ा दिल खोलना चाहिए। और ब्रेन डेड जो लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके ऑर्गन्स बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, जो डॉक्टर नीलम मोहन ने भी मैसेज दिया। मैम, अब नॉर्मल कुछ जो बीमारियां हैं बच्चों की, छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेशन से ही हर कोई रीड कर रहा है, पेट दर्द सबसे कॉमन है, और आमतौर पर घर में जो दादी नानी होते हैं वो सोचते हैं कि पेट दर्द तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है बच्चों में, तब उसको रीड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं कहती हूँ पेट दर्द को कि एक पैंडोरा बॉक्स, क्योंकि हमारा पेट एक पैंडोरा बॉक्स है, उसके अंदर इतनी चीजें हैं, आपकी स्टमक है, पैनक्रियास है, लिवर है, किडनीज है, आंत है, बड़ी आंत है, यूट्रस है, ओवरीज है, और उसको कवर करने के लिए एक थैली है जिसको हम पेरिटोनियम, ओमेंटम, ये सब बनते हैं। तो सोचिए कि इतने चीजों से कुछ भी हो सकता है जब पेट दर्द हो रहा है, नंबर 1। तो मेरे से लोग कहते हैं, तो मैं उनको एक बोलती हूँ रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस मतलब कब मेरे बच्चे का पेट दर्द को मैं ज्यादा चिंता करूं। तो
पेट दर्द को हम डिवाइड, डॉक्टर्स बच्चों के कहते हैं कि लेट अस डिवाइडेड इनटू फंक्शनल पेन जो ज्यादा चिंताजनक नहीं हो, या ऑर्गेनिक पेन जो चिंताजनक हो। तो अगर किसी बच्चे का पेट दर्द कोई पर्टिकुलर जगह पे है, जैसे अपेंडिक्स का नीचे है, लिवर का राइट साइड पे है, पैनक्रियास का लेफ्ट साइड पे है, ऐसे कोई जगह पे अलग हो, यूजुअली जो फंक्शन पेन होते हैं वो बीच में दुन्नी के आसपास ही होते हैं। बट अगर किधर साइड्स में हो रहा है, या रात में बच्चा उठ जा रहा है, या उसकी उल्टियां हो रही हैं, या उल्टी हरी हो गई हो, या पॉटियां लगी हुई हैं, या पॉटी में खून हो, या बच्चा बढ़ नहीं रहा हो, उनका फेलियर मतलब हाइट वेट नहीं ठीक से बढ़ रही हो, ये सब चीजें अगर उनको हो रही है और उसके साथ रैश हो गई, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो गई, बोन्स या कुछ ऐसे, तो तुरंत आप इसे रेड फ्लैग साइन समझें और जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को कनेक्ट करें या एक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, क्योंकि एक सिंपल कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन से भी पेट दर्द हो सकता है। तो मुझे समझना है क्या ये कॉन्स्टिपेशन से दर्द है, बच्चे को कोई पेट का माइग्रेन तो नहीं है, बच्चे को क्या अल्सर हो सकता है, बिल्कुल बच्चे को पेट में अल्सर भी हो सकता है, कोई किस्म की खाने की एलर्जी हो सकती है। तो दैट इज वाई चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो या अल्सर हो या रिफ्लक्स डिजीज हो, जैसे आमतौर पर बड़े लोग एसिडिटी की नाम देते हैं, सो उसे हम लोग रिफ्लक्स कहते हैं, ये सब में भी बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। तो इसीलिए हमें जानना है कि रेड फ्लैग साइंस एंड सिम्टम्स है या नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मोटापे को लेकर बयान दिया कि 10% हमें अपना खाने का इंटेक घटा देना चाहिए क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है। क्या बच्चों में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम देख रही हैं? एक्सीलेंट। अभी जब हम मोटापे की बात कर रहे हैं तो जैसे मोदी जी ने कहा कि ये सिर्फ बड़ों की बीमारी या बड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जो पब्लिश हुआ, इनफैक्ट वन ऑफ द एम्स डॉक्टर ने वो पब्लिश किया था सारे डेटा एनालिसिस को लेके। तो ये देखा कि जैसे 38% बच्चों में फैटी लिवर बड़ों में था, वैसे 35% फैटी लिवर बच्चों में भी था, क्योंकि नॉर्मल बच्चों में 12% था, लेकिन एक ओबीस बच्चे में 60% 65% तक फैटी लिवर हो सकता है बच्चों में। तो यही मोटापा से ही फैटी लिवर हो रहा है और वो बच्चों में ही हो रहा है। यही फैटी लिवर आगे जाके वर्ल्ड का कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन अब अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है, अब सबसे कॉमन कॉज फैटी लिवर डिजीज मोटापा है। इसीलिए अगर अपने आप को आप ये ग्रोथ चार्ट नहीं रखेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि बच्चा ओवरवेट या ओबीस है, तो आप टाइम से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे और आगे जाके यही बच्चे को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम होएगी। और थोड़े से रेड अलर्ट साइंस में दूंगी बच्चों में जिनमें ओबीस है। अगर गर्दन बच्चे की काली है, उसे मैल मत समझिए, उसे हम अंग्रेजी में एक्केंथोसिस नाइग्रेंस वर्ड यूज करते हैं, काला गर्दन हो जाना। ये वाले बच्चे, ये मेटाबॉलिक है, इन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि हर ओबीस को बीमारी नहीं होगी, लेकिन मेटाबॉलिक हेल्थ जरूरी है। मेटाबॉलिक हेल्थ मींस आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस गड़बड़ हो रही है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक चिन्ह है ये साइन होना, और दूसरा बच्चे में रेस्टलेस स्लीप, स्नोरिंग, ये दोनों बता रहे हैं कि ओबीस में स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। खराटे अगर बच्चे लेते हैं जी, तो खराटे, और एक तो खराटे का कारण है आपके टॉन्सिल एडिनॉइड्स बढ़ जाएं और मोटापे से भी। तो इसीलिए ये दोनों को सतर्क रहें, इन्हें मेटाबॉलिक डिजीज होने की संभावना हाई है। और अब मैं समझाती हूँ 5 कारण
क्यों बच्चों में मोटापा हो रहा है? जी। नंबर 1 हमारा लाइफस्टाइल में डाइट में बच्चे अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेवन एंड होल ग्रेन का सेवन कम कर रहे हैं, दे आर गॉन। तो मेरा मैसेज है 5 कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देना चाहिए। आपका डेली खाने में 25-30% वेजिटेबल्स होना चाहिए एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5 कलर के मैंने बताए। और साथ साथ प्रोसेस फूड नहीं लेना है, प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जैसे कि पैकेट, प्रिजर्व, चिप्स, क्रे एक्सेट्रा, जो भी ये नमकीन, ये सारे ट्रांस फैट, तले हुए। तो ट्रांस फैट उसको कहते हैं हम, जो तेल जो आप तल लेते हो वो उबाल के वो ट्रांस फैट बन जाते, ये ट्रांस फैट आपके हार्ट को खराब करेंगे। सो एक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सेकेंड आपको प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है, थर्ड जूसेस एंड शुगर्स। जूसेस लोग समझते हैं ये टेट्रा पैक जूसेस आर गुड फॉर हेल्थ, नाम के सेवन करें प्रॉपर फ्रूट का, वो जूसेस में ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, शुगर्स ज्यादा है। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस शुगर बेवरेजेस, जूसेस, ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कहते हैं, इनसे दूर रहें। और 5th पॉइंट डाइट में ऑयल्स का, आपको 2 चीज मैं बताना चाहूंगी ऑयल्स के बारे में। 1 इज रोटेशन ऑफ ऑयल्स, कोई भी एक सही नहीं, कोई भी एक गलत नहीं, रोटेशन होना चाहिए। तो जब मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड, मतलब जो जम जाते हैं, घी जम जाता है, बटर जम जाता है, कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो जो भी चीज जम जाती, ये चीजों का सेवन थोड़ा होना चाहिए, सैचुरेटेड। अब आते हैं ऑयल। ऑयल में वेजिटेबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, अनरिफाइंड इज बेटर, बिकॉज बहुत ज्यादा जैसे सरसों का तेल इज गुड, तो रोटेशन, थोड़ा सरसों का तेल यूज ले, कनोला यूज करे, ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, एवोकाडो ऑयल इज वेरी गुड। माना कि ये महंगे होते हैं, लेकिन आपको कंजम्पशन उस तरीके से करनी चाहिए जो मैं अभी नंबर्स, तो ये लिमिटेड। तीसरे हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, लेकिन इनका भी रेशियो है, बहुत ज्यादा 3 हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कनोला ऑयल, सरसों तेल, नारियल, ये लिमिटेशन में एंड रोटेशन में होना। एक बड़े को भी 4 से 6 मैक्सिमम स्पून ऑयल के लेना चाहिए, एक लेडी को, एंड एक मेन को मैक्सिमम 5 to 7 स्पून। और एक बच्चे को सोचे थोड़ा परसेंटेज ज्यादा रहता है, लेकिन आपको इंडिया में इतनी आदत हो चुकी है कि ये जो बाहर का खाना, होटल्स एंड गोइंग आउट, टोमेटो, ये स्विगी एंड जोमैटो स्विगी, ये सब जो बन गया है, तो वो सबसे लाइफ तो इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तो मैं कहूंगी बड़ी मुश्किल से। ऑर्गेनिक फूड्स हर, अगर किचन थोड़ा सा जिनके पास जगह हो, वो थोड़ा अपना किचन गार्डन में वेजिटेबल्स के साथ साथ थोड़े सैलड्स कर ले, तो वेरी कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब मैं सोच रही हूँ बच्चों की डाइट में क्या होता है, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, तो बच्चों को पूरी तरह उससे दूर रखना एग्जैक्टली तो इसीलिए हम उनको भी समझ रहे हैं। तो मैं पहली चीज बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स को बी अ गुड रोल मॉडल। अगर आप खुद एक रोल मॉडल नहीं है तो वो बच्चे को आप क्या समझा पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको घर पर ही ये सब जंक्स वंक्स नहीं लाना है। कोई अच्छा ओकेशन होता है, चलो आज आप, नाम नहीं लूंगी, डोमिनो, जो भी यहाँ खाने चले, तो आप कोरिलेट कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करें तो मैं ये गंदा खाना दूंगा, इसका मतलब वो बच्चा सोचेगा कि ये अच्छी चीज, ये रिवॉर्ड है। सो ये रिवॉर्ड नहीं है, आपके रिवॉर्ड्स इस तरीके से नहीं होने चाहिए। बी अ गुड रोल मॉडल, स्टे अवे, एनकरेज वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड्स, नट्स, सैलड्स, होल ग्रेन्स, दीज आर गुड, बीन्स, बीटरूट, गाजर, हल्दी, जिंजर, इन्हें हम कहते हैं
पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इनमें है। जो बाकी के चीज है, सीरियल्स, दाल वाल, ये प्रोटीन है माना। नॉन वेज में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, राजमा, चने, छोले, ये सब प्रोटीन है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियंस की डाइट में प्रोटीन भी कम रहता है। अधिकतर हम सिर्फ बच्चे को, जब एक बच्चा प्लेट पे कुछ छोड़ता है तो हम कहते अच्छा तू वो रोटी खा ले, अच्छा तू वो चावल खत्म कर ले। ऐसे मत बोलो, वो सब्जी खत्म कर ले, वो दाल खत्म कर ले, अच्छा रोटी और चावल छोड़ दे। फंक्शनल स्टमक एक की आपने बात की कि जो आता जाता है या नॉर्मल है, क्या कुछ हैंडी टिप्स या हैंडी ऐसी दवाएं हैं जो छोटे बच्चों के माँ बाप को रखनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मल है? राइट, तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मैं खुद ऐसे सोचती हूँ कि पहले आप उनकी डाइट को विजिट करें। क्या उनकी डाइट में, जो मैंने कहा, क्योंकि कब्जी एक आमतौर पर कॉमन कॉज है आजकल 30% बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, मतलब 3 में से 1, क्योंकि एक तो डाइट और उनकी सेकंड एक्टिविटी। तो बिकॉज चाहे वो ओबेसिटी हो, कॉन्स्टिपेशन, सेम चीज, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। बच्चा घूमता रहे, एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव लाइक जॉगिंग, वो इनफैक्ट अभी एक नई परसों ही मैं रिसर्च में देख रही थी, इतना इंटरेस्टिंग, दे हैव शोन इमेजिंग ऑफ ब्रेन से। एक बच्चा 1-2 घंटे तक बैठा है और उसकी ब्रेन की इमेजिंग में एरियाज रेड थे, दैट मीन्स एक्टिव कितना है ब्रेन। और सिमिलरली एक बच्चा 12 से 30 मिनट खेल के आया, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी में कितना अलर्ट है। तो ये मेरा मैसेज, हम सब टाइप कहते रहते नहीं एग्जाम है, पढ़ाई चल रही है, ये सारा टाइम बैठ के पढ़ता रहे, गलत है। बिकॉज आई रिमेंबर माई फादर टीचिंग मी, मैग्नेट है, मैग्नेट कितना आपका एब्जॉर्ब करता है। आप 3 घंटा बैठ के पढ़े और आपका एब्जॉर्प्शन पावर ही कम हुआ, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हो आपकी रिटेंशन पावर, अलर्टनेस बढ़ जाती है, तो वो आप 2 घंटे की पढ़ाई में कर लोगे। तो इसीलिए इवन ड्यूरिंग स्टडी टाइम एंड दैट अपनी एक्टिविटी को मत कम करे। सारे बच्चे मेरे पास आते हैं क्योंकि वो एक जनून है कि कुछ करना है, एक कंपटीशन है, ये वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज से आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी, और ये मैं ही नहीं, साइंस ने प्रूफ कर दिया है, रिसर्च ने प्रूफ कर दिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज, स्लीप। स्लीप अगर आपकी पूरी नहीं हो, एक बच्चे को मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए। स्लीप पूरी नहीं हो, उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है। और फोर्थ कारण, स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी मोटापा बढ़ रहा है, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। एनवायरमेंट में अब रिसर्च बताती है पोल्यूशन से, आप पोल्यूशन में इतना गड़बड़ है, उसकी जो केमिकल से भी हमारे को डैमेज हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, बेसिटी हो रही है। तो इतना कुछ, जब अब वो जो जेनेटिक बात तो थोड़ी रहेगी क्योंकि मेरे माँ बाप मोटे हैं तो मैं भी मोटा होऊंगा, नहीं, आपके माँ बाप मोटे हैं, आपके मोटापे के चांसेस है। तो इसका मतलब अगर आप, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिट होने के लिए अपने डाइट और एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज। और एक बड़ों को भी मेरे को कहना है, लीन आउटसाइड फैट इनसाइड, ये एक टर्म यूज करते हैं हम, उसके अंदर ये बताना है कि यंग लोग भी कहते हैं कि ना मैं तो मोटा नहीं हूं, मैं तो स्मोक नहीं कर रहा हूं, अल्कोहल नहीं कर रहा हूं, मुझे कैसे हार्ट अटैक हुआ, मुझे कैसे फैटी लिवर हुआ, मुझे, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। आपकी जो गलत खाते हैं, अगर आपकी शुगर आप ज्यादा लेते हैं तो शुगर का सेवन, टोटल कैलोरीज आपने सही लिए, तो मैं बोल रही हूं कि आपको भाई टोटल कैलोरीज 1800 लेनी है। आपने कहा कि 1800 2000 जो एक अडल्ट को आपने दिए, मैं उतना ले रहा हूं, आपके BMR पे डिपेंड होता है, ये एक रफ एग्जांपल दी हूं। तो लेकिन आपने वो कैलोरी कैसी ली, आपने सारा शुगर लिया और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ही कम है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। नॉर्मल कब्जी जिसको हम कॉन्स्टिपेशन आई गई वाली, उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, माँ बाप क्या कर सकते हैं? करेक्ट, तो नॉर्मल में भी आपको समझ आना चाहिए कि अगर थोड़े टाइम तक हो तो जनरल जो हम घर के नुस्खे कहते हैं, थोड़े टाइम तक आप यूज कर सकते हैं।
फाइबर दे दें, लिक्विड थोड़ी सी डाइट बढ़ा दें, सॉलिड्स ज़्यादा ना लें, मैदे वैदे से दूर रहें, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक चली जा रही है तो हमारी आंत एक बलून है, उसमें इस तरीके से वो बढ़ता चले जाएगा। तो फिर वो बलून अगर बहुत दिन तक में कॉन्स्टिपेटेड है तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। बलून में से मैं हवा तुरंत डाल के निकाल दूं, सेम शेप पे आएगा। लंबे टाइम तक हवा भर के रखूं और उसके बाद निकालूं 2 दिन बाद, तो उसका शेप वो नहीं रह जाएगा। वैसे ही आपकी आंत का शेप नहीं रह जाएगा, आपकी मूवमेंट्स खराब हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन हो तो जैसे अपने पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे, डाइट में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा लिक्विड्स पे रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, या अर्ली डॉक्टर से स्टूल सॉफ्टनर ले लेना चाहिए। कोई गलत चीज नहीं है। जैसे बड़े इसबगोली एवरीथिंग नहीं है। स्टूल सॉफ्टनर भी है मार्केट में जिसमें हम डॉक्टर्स देते हैं स्टूल सॉफ्टनर, ताकि वो कब्जी ना बढ़े, क्योंकि बढ़ती रहेगी तो आपके अंदर आगे जाके मूवमेंट प्रॉब्लम और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और उससे भूख नहीं लगना या ओवरवेट दोनों हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन काम करता है? नहीं, यूजुअली हम वो प्रेफर नहीं करते हैं। हम प्रेफर करते हैं यंगर बच्चों में दूसरे किस्म के स्टूल सॉफ्टनर्स उनमें देते हैं जिसमें हमें लगता है कि फाइबर कंटेंट कम हो। तो एक बच्चे को अगर आप डाइट में बिल्कुल सब्जी वब्जी सैलाड वैलाड दाल इन सब में फाइबर है, ये नहीं ले रहा है, तब मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे में वो काम कर। एक जो भारतीयों की टेंडेंसी है कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है, खाते पीते घर का है, या हम तो हंसते खेलते घर के हैं, ये मोटा नहीं है। आप किस बच्चे को कहेंगे कि ये बच्चा मोटा है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर एक बच्चे को आपको देखना है मोटा है तो बेस्ट इज अ ग्रोथ चार्ट। क्योंकि क्या है, सपोज मैं माँ बाप को बताई कि आपकी बच्चे की वेट ग्रोथ चार्ट पे हाइट के हिसाब से, हाइट डिटरमाइन होती है माँ बाप की हाइट से, तो पहले मैं माँ बाप की हाइट देखती हूँ, उनके हिसाब से बच्चे की हाइट प्लॉट होती है। उस हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना है। सपोज उस बच्चे का 20 है, होना चाहिए, लेकिन वो 25 है। माँ बाप क्या कहते हैं, 5 किलो ही तो ज्यादा है। बात 5 किलो की नहीं है, बात है परसेंटेज की। वो तो 25% हो गया, ऑलमोस्ट 20-25% आप बढ़ गए। दैट मीन्स एक बड़ा जो एक 60 किलो का होना चाहिए वो उसका 25%, 15-75 का हो, या 75 वाला इंसान 100 का लगे तो आपको कैसे लगेगा? उसी तरीके से मुझे वो बच्चा लग रहा है जो आपको एक 70-75 या 100 किलो का एक आदमी या औरत लग रही है, मुझे वो बच्चा वैसे लगेगा। तो आपको एक परसेंटेज ऑफ वेट देखना है, और अगर वो शुरू में ही उस परसेंटेज ऑफ वेट पे अगर आप काम कर लिए तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर किसी का वेट 15 किलो हो गए, मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका वेट होना चाहिए 38 और वो होते हैं 55-60, मतलब कि आप 70% बढ़े हुए हो। तो उस बच्चे में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटापा प्रिवेंटेबल है। और जब हो गया बत्तीस, पहला नंबर 1 प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मोटापा भी हम मजाक में कह रहे हैं, हर मोटा को बीमारी नहीं है, लेकिन एक मैसेज आपको दे रहे हैं कि मोटापे को भी एक आप डिजीज या बीमारी समझिए। उसका मतलब ये नहीं कि हर मोटा बीमार है, हम ये कह रहे हैं कि वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है जो कभी भी फट सकता है। वो कभी भी टाइम बॉम्ब, उसको चाहे हार्ट की, चाहे लिवर की, चाहे डायबिटीज की, चाहे जॉइंट की, चाहे लाइफ कम हो जाएगी। तो अब WHO का कहना है कि जो वर्ल्ड वाइड कॉमनेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इज ओबेसिटी। इसीलिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने खासतौर पर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में मोटापे को डिजीज यानी बीमारी की कैटेगरी में रखा है। मोटापा एक कंडीशन नहीं है, एक बीमारी है। अब आपसे 2 चीज़ों में अगर पूछूं, आजकल जो बच्चे हम देख रहे हैं मोटापा बढ़ रहा है, क्या रीज़न है? एक्सरसाइज कम करना या ज़्यादा खाना? ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। हमारा क्या होता है कि हम हमेशा इनपुट आउटपुट को देखते हैं। तो अभी
दोनों हो गए सैडली कि इनपुट में गलत खाना आ गया। तो जंक फूड जब हम कहते हैं, जंक फूड का मतलब सिर्फ बर्गर और पिज्जा और ही नहीं है, आपके समोसे, तले हुए कचौरी, ये सारा ही उस जंक फूड में आएगा। स्वीटेंड बेवरेजेस भी उस कैटेगरी में आएंगे, शुगरी ड्रिंक्स, स्वीटेंड बेवरेज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और ये पैकेट्स, प्रिजर्वेटिव भी जंक में, चिप्स और उसके अंदर आएगा। ये सारा कारण बढ़ रहा है। सेकेंड, स्क्रीन टाइम। अच्छा सवाल किया, स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? 2 साल से कम बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम, क्योंकि आपके ब्रेन में 100 न्यूरॉन्स पर सेकेंड्स के कनेक्शंस है बच्चे में, स्मॉल बेबी में, पर सेकेंड। ये कनेक्शंस आपके स्क्रीन से कम हो जाएगी तो आपका बच्चे का मूड, टेम्परामेंट, हेल्थ, कॉग्निशन, ये सारा, अलर्टनेस, रिटेंशन, ये सारे पे इफेक्ट आएगा। ये मैं नहीं, रिसर्च ने बताया है। तो लेस देन 2 years 0 स्क्रीन टाइम, 2 to 5 years कम से कम 1 घंटे से तो 100% कम, उससे ज्यादा नहीं। हल्की सी टीचिंग, पेरेंट्स, फैमिली में कनेक्शन, वीडियो, एक दूसरे से बात हो रही है, नाना नानी, दादा दादी दूर है, तो ये जो भी हम कहते हैं 2 to 5 years लेस देन 1 hour, 5 to 10 years not more than 2 hours। बच्चे सुन रहे हैं ये बात। 10 to 19 years is adolescent। इनमें मैं कहूंगी प्लीज अपना बैलेंस बनाएं। आपका स्कूल टाइम, आपका एक्सरसाइज टाइम, आपका स्लीप टाइम, 7 से 8 घंटे स्लीप टाइम, अगर आप ये बैलेंस बना रहे हैं तभी आपका स्क्रीन टाइम रहेगा। इस चीज को नहीं अगर आप कर पाए तो यू हैव टू डू अ बैलेंस विथ योर स्क्रीन टाइम। ऐसे नहीं, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं, स्क्रीन और मीठा दोनों एडिक्शन है। जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग्स एडिक्शन है, उसी कैफीन एडिक्शन है, वैसे ही स्क्रीन एंड शुगर्स आर एडिक्शंस। चॉकलेट की जिनको बड़ी मोहब्बत है बच्चों को, उनको आप मीठे के लिए क्या सलाह देंगी? कुछ डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं बिल्कुल मीठा बंद कर देना चाहिए। जी देखिए, मैं सहमत हूँ। काफी लोग विरोध करते हैं, क्या मतलब हम खीर कैसे बनाएं जिसमें मीठा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? वो भी सही है। तो मेरा ये कहना है कि हम कह रहे हैं कि 2 साल से कम बच्चे को मीठा का अगर टेस्ट आ जाए तो तब वो वेजिटेबल या फ्रूट या किसी और का स्वाद पसंद नहीं करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले 1 साल तक नमक नहीं, वो हमारा किडनी से रिलेटेड, और 2 साल तक मीठा नहीं या बहुत कम, क्योंकि मीठा एक एडिक्शन है। आपको टेस्ट लग जाए तो दूसरे चीज पे नहीं जाओगे। और बाद में भी बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपको अप टू 4 teaspoons मैक्सिमम इन अ डे लेना है। तो इसीलिए बड़ों को भी हम कहते हैं। तो नेचुरल कैसे जा सकते हैं? नेचुरल में जैसे फ्रूट की स्मूदी बन गई, तो आपने दही है, उसके अंदर फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, इसकी तो काफी स्वीट टेस्ट आ जाता है, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो जो नेचुरल है, डेट्स का जो खजूर है, खजूर का आप उसको बना सकते हैं, एज अ शुगरी यूज कर सकते हैं, जैगरी, लेकिन एक लिमिटेशन में। जैगरी उठा के आप 50 ग्राम खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो गुड़ खा रहे हैं, तो उसको आपको इस तरीके से ऑल्टरनेटिव, बिकॉज रिफाइंड शुगर्स आर नॉट गुड, दैट इज व्हाई यूज नेचुरल डेट्स एंड शुगर या फ्रूट्स एंड जैगरी एज अ दिस थिंग, एंड कट डाउन। अगर आप जैसे कोई लोग दूध के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट थोड़े प्रोडक्ट्स मिस करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो एनर्जी में ऑलरेडी शुगर्स है, तो अगर आप वो शुगर डाल दिए, ऊपर से आप शुगर डाल दिए, तो इट इज बैड। तो आपको बैलेंस रखना है एक दिन में
कितना ले रहे हैं। बिल्कुल। कभी कभी आप मीठा लें, खीर लें तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसे एक हर एक चीज, चाहे वो प्यार हो, हर एक चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। प्यार और की उसको आउट नहीं। जिंदगी में मिठास उतनी ही होनी चाहिए जितनी जरूरी है, और थोड़ी मिठास भारत में इस वक्त अच्छी मानी जा रही है। भारत ओबेसिटी की कैपिटल ना बने, ये आज के माँ बाप के हाथ में है, जिन्हें अपने बच्चों को हेल्दी बड़े होते हुए देखना है। सबसे पहले मीठे पर लगाम लगाइए और अपने बच्चे को एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कीजिए। किस तरह से आप उन्हें हेल्दी खाना दे सकते हैं उसके टिप्स भी डॉक्टर नीलम मोहन ने दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आपके बच्चे की जो डाइट प्लेट होगी उसमें सब्जियों के, फलों के ऑप्शंस होंगे और मीठे और नमक की मात्रा कम से कम होगी। हेल्दी इंडिया बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बिकॉज समझे चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और कहते हैं कि अगर एक किसी देश का आपको देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना अच्छा है, तो उसकी हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की, कि अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है। इंडिया तो इस चीजों से जूझ के बाहर निकल रहा है। जैसे हम बाकी के इन्फेक्शन कम कर रहे हैं, लेकिन सैडली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंडिया पूरे वर्ल्ड का हब बनता चले जा रहा है। हमारा देश फैटी लिवर, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज का हब बन के रह गया है। और मैं नहीं चाहूंगी कि आगे जनरेशन, फ्यूचर भी इस तरीके से आए। बिल्कुल, मोटापा महामारी न बने, ये आपके हाथ में है। खाने की प्लेट में मिठास कम रखिए, जिंदगी में मिठास बढ़ाइए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार।